इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ है। मेरे साथ आरपी उपाध्याय जी है जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, और मेरे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी जो कि डायरेक्टर योद्धा मिलिट्री एकेडमी के हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अमरदीप त्यागी जी टीवी 100 पर। अमरदीप त्यागी जी, चीन के रवैये पर क्या कहा जाए? भारत दावा कर रहा है 40 उसके सैनिक ढेर हुए हैं, लेकिन चीन कह रहा है 4। लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली ये बात है या फिर अभी भी चीन को छुपा रहा है? फातिमा, देखिए, आपने जब कारगिल युद्ध हुआ था पाकिस्तान को भी देखा था, उसने अपने सैनिकों के मृत शरीर लेने से भी इनकार कर दिया था। और ये तो माना ही नहीं था कि हमारे सैनिक हैं या हमारी सेना यहाँ पे कारगिल में युद्ध कर रही है। उन्होंने कहा था कि ये कुछ आतंकवादी हैं और हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, ये आके बैठे हुए हैं। और ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार पाकिस्तान कर चुका है। और चीन तो उसका उस्ताद है, चीन से तो वो ट्रेनिंग ले रहे। तो ये तो बड़ी बात है कि चीन ने ये कह दिया कि हमारी सेना है। चीन के पास ऑप्शन होता तो ये भी कहता कि हमारे सैनिक ही नहीं है। अब वो मरने वाले या जो उनके सैनिकों के प्रति कृतज्ञ होने के बजाय उनको पहले तो माना ही नहीं। और आज भी ये कौन से 5 सैनिक हैं जिनको मान रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो पुरानी रिपोर्ट्स है, जो हमारी सेना ने देखा, रशियन और इंटरनेशनल मीडिया ने उसको पूरा डिस्क्लोज किया कि करीब 45 सैनिक जो है चीन के मारे गए थे उस जो हमारे साथ जो युद्ध हुआ था या जो हमारे साथ जो झड़प हुई थी हमारी सेना के साथ, उसको अपने सैनिकों के प्रति कृतज्ञ होने के बजाय वो उनको मानने से ही इनकार कर रहा है। और मुझे नहीं समझ आता कि ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि आज अचानक से उसको उन 5 सैनिकों की याद आ गई और उसने ये मान लिया कि मेरे 5 सैनिक भी मारे गए थे। तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। ऐसा देश जिसकी सोच ही इतनी घटिया हो कि वो अपने सैनिकों के प्रति कृतज्ञ भी ना हो, तो वो देश पे क्या विश्वास किया जा सकता है? और ये हमारे यहाँ तो हमेशा देखा गया कि हमारे सैनिकों का सम्मान किया जाता है। यदि शहीद हो जाते हैं उनको पूरा सम्मान के साथ उनको, इवन हमने तो दुश्मन के सैनिकों को भी, यदि उनके मृत शरीर हमारे पास होते हैं और दुश्मन उनको लेने से इनकार कर देता है, हमने सम्मान उनका जो है क्रियाक्रम करते हैं। और ऐसे जने कितने उदाहरण हैं जब हमारे कमांडर्स ने, यदि उनके किसी सैनिक ने या किसी ऑफिसर ने बहादुरी का प्रदर्शन किया है, हमारे यहाँ के सीनियर ऑफिसर्स ने उनको साइटेशन लिख के दिया है और उनको तमगे दिलाए हैं। और ये चाइनीज ऐसे कि ये दबाव की वजह से कबूला गया है, क्योंकि सैनिक जो होते हैं देश की सुरक्षा के लिए होते हैं, और चीन के सैनिक भी, उनकी कोई नाराजगी होगी कि भाई जाहिर करिए, श्रद्धांजलि दीजिए, क्योंकि जब सेना के शौर्य का सम्मान नहीं किया जाएगा तो सेना कैसे सुरक्षा करेंगे देश का? बिल्कुल सही बात है। आज उनको जब सैनिकों में रिजेंटमेंट ये दिखा होगा ना, कि भाई भारत के सैनिकों को तो इतना सम्मान मिल रहा है। और देखो, सैनिक चाहे वो चीन का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो, सैनिक होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और हम, मतलब आई बीइंग माई सेल्फ सैनिक, मैं ये कहता हूँ, हम जब लड़ते होते हैं तो ठीक है, हम लड़ाई करना है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और ये तो बहुत ही मतलब खुदगर्जी की बात है इस देश की, जो अपने देश के सैनिकों का सम्मान नहीं कर सकता, वो किसी चीज का सम्मान नहीं कर सकता। और ये अंडर प्रेशर 101% वो अपने सैनिकों की, अपनी जनता की जो प्रेशर में आके उसने ये भी कबूल किया कि हाँ, हमारे भी कुछ सैनिक उसमें हताहत हुए, हमारे गए। बिल्कुल आरपी उपाध्याय जी, वही सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी कि चीन ने 1 साल बाद क्यों कबूला कि उसके 4 से 5 सैनिक का ढेर किए गए? पहले क्यों नहीं, जब गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी? इसके पीछे की वजह आप क्या, किसी तरीके का दबाव, या फिर चीन को समझ में आ गया उसकी असली तस्वीर क्या है? फातिमा जी, देर आए दुरुस्त आए, चलो माना। अगर वो नहीं भी मानते, डिनाई भी करते, तो देखिए आजकल चीजें इतना आसानी से छुपती नहीं है। जिस तरह से हम वैज्ञानिक युग में जीते हैं, बहुत सारी सैटेलाइट इमेज और बहुत सारी चीजें होती हैं जो ये कंफर्म करती हैं। उस समय विश्व पटल पर चाहे वो मना करता रहा, लेकिन ये बात फिर हो गई थी कि उसके सैनिक भी वहां पर कहीं ना कहीं शहीद हुए हैं। लेकिन देखिए, 2 चीजें हैं, चाइना को समझना होगा, वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और वहां जो चाइना में फौज में भर्ती है वो मैंडेटरी है, जबरदस्ती पकड़ के मुझे फौज में भर्ती कर दोगे, मेरे हाथ में राइफल थमा दोगे तो मेरे से लड़ाई नहीं करवा सकते आप, मैं उतना मन से नहीं लड़ूंगा। जबकि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है,
और देखिए यहाँ सारी चीजों में ट्रांसपेरेंसी है, हम कोई चीज नहीं छुपा सकते, सारी चीजें मीडिया में और सबके सामने होती हैं। और सैनिकों का सम्मान जो देश नहीं कर सकता वो देश नहीं कहलाता, और वो देश बहुत ज्यादा दिन तक अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकता है। इस बात को चाइना भी जानता है। देखिए वहां के सैनिक रोते थे, बहुत सारे वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि भाई जो चाइना का सैनिक है वो रो रहा है। तो रो के अगर जो आदमी अगर युद्ध के मैदान में जा रहा है तो उससे क्या उम्मीद करते हैं। हमारी सेना का मनोबल बहुत उच्च स्तर का होता है, और हमारे यहाँ जो सम्मान है, सैनिक का सम्मान, वो सर्वोपरि होता है। तो देखिए इसी तरीके से हमारे जो सैनिक है वो गर्व के साथ सीना चौड़ा करके युद्ध क्षेत्र में उतरता है, जबकि जबरदस्ती जो सेना में भर्ती किया गया है वो दुखी मन से बॉर्डर पर आता है। और उसी का परिणाम है कि बहुत लंबे समय तक चाइना अपनी मिलिट्री को वहां सर्वाइव नहीं कर पाया और उसे अपनी मिलिट्री को वापस ले जाना पड़ा। ये बात अलग है। देखिए उसकी नीति है कि वो किसी की बात नहीं मानता है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय पंचायत का फैसला समुद्र के क्षेत्र में हो, वो नहीं माना। विश्व ने काफी कुछ एक्चुअल में उसके ऊपर प्रेशराइज करने की कोशिश की। तो जिस तरह से दादागिरी करने की कोशिश करता है और वो अपने आप को एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। तो आप क्या ये दादागिरी दिख रही है चीन की? आरपी उपाध्याय जी, अपनी सेना को पीछे हटा देना, बातचीत से मसले का हल निकल के सामने आ रहा है कि चीन को समझ में आ गया कि उसकी ताकत क्या है, वो कहां तक आगे बढ़ सकता है। उसने बहुत कोशिश की, सर्दी का भी मौसम निकल गया, ये तो भूल नहीं पाए होंगे ना आरपी उपाध्याय जी की चीन ने बहुत ज्यादा थ्रेट किया था कि सर्दी के मौसम में देख लेना, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। देखिए वो एक साइकोलॉजिकल वार का पार्ट होता है। वो मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश करता है कि दूसरा देश मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाए, वो अपनी हार स्वीकार कर ले या वो झुक जाए। और जो देखिए उसकी नीयत साफ दिखती है, जो विस्तारवादी नीति है वो 4-5 कदम आगे बढ़ता है और 1 कदम पीछे चला जाता है, यानी 4 कदम का फिर भी उसे बेनिफिट रहता है। और अभी तक हमारे साथ ही नहीं, जो भी पड़ोसी देश हैं सबके साथ उसने अपनी सीमा का विस्तार किया है और सीमा रेखा का उल्लंघन किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन भारत जो आज का भारत है वो एक मजबूत और सशक्त भारत है, उसके साथ पूरा विश्व समुदाय खड़ा है। और देखिए चाइना अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा था, जिस तरह से आर्थिक प्रतिबंध और आप देखेंगे विश्व समुदाय का जो दबाव था उसके चलते हुए बिल्कुल उसने ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की कि भी हमें अपने सैनिक हटा लेनी चाहिए और बातचीत से ही कहीं ना कहीं जो मामला है वो सुलझाया जाना चाहिए। और देखिए गलवान घाटी आप ये समझेंगे कि जब पहाड़ पर कोई इस तरह की हाथापाई और इस तरह की लड़ाई होती है तो जो नीचे गिर गया वो बचता नहीं। अगर पहाड़ की ऊंचाई पर कहीं कोई इस तरह का वाकया होता है और फिर नीचे नदी है, नीचे पानी है, तो देखिए बहुत सारे सैनिक उसके मरे हैं। वो अलग बात है कि वो 4 एक्सेप्ट करता है या 5 एक्सेप्ट करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक मैसेज गया कि भाई भारत ही मुंहतोड़ जवाब दे सकता है अगर हम कोई गुस्ताखी करेंगे। ये बड़ा मैसेज गया है भारत की तरफ से, एक मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। आप अगर उधर से हठ धर्मिता या फिर कोई भी गलत नियत से काम करेगा तो भारत मुंहतोड़ जवाब जरूर देगा। मैं जाऊंगी त्यागी जी के पास। त्यागी जी, नियत और नीति की बात किया है आरपी उपाध्याय जी ने, तो कैसे समझा जाए ऐसे में? चीन की चाल पे तो हम भरोसा कर नहीं सकते ना। अभी जो नर्म पड़ा है चीन, क्या हम इत्मीनान से बैठ जाएं या फिर हमें तैयार रहना चाहिए? देखिए फातिमा जी, चीन जैसा देश जो अपने सैनिकों का सम्मान नहीं कर सकता, वो हमारे जो थॉट प्रोसेस है या जो हमने वार्ता की है और जो हमने अपने तर्क रखे हैं और जिसके दबाव में, चाहे वो आज भारत की ताकत या इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से वो पीछे हटने को मजबूर हो गया है या हमारे सैनिकों की क्षमता को देख के वो मजबूर होकर पीछे हट गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना दोबारा कोई एक्शन नहीं कर सकता। देखिए उस पर विश्वास करना बिल्कुल असंभव सी बात है। और मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा जो मैं मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने करीब 23 इयर्स इंडियन आर्मी में सर्व किया और उसके बाद मैं भारतीय सेना के लिए मैं योद्धा तैयार कर रहा हूँ। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आई एम डायरेक्टर योद्धा मिलिट्री एकेडमी। हर एक जवान का एक सपना होता है अपने देश की सेवा करने का, लेकिन उसके साथ साथ वो एक उम्मीद भी करता है कि मेरा देश मेरा सम्मान करेगा, मेरे
परिवार का सम्मान करेगा, मेरी शहादत का सम्मान करेगा, और जो मैं खून पसीना अपने देश के लिए बहा रहा हूं उसका सम्मान करेगा। लेकिन जब ऐसा होता है कि देश उसका सम्मान ना करे तो वो कभी भी लड़ने को तैयार नहीं हो सकता। तो ये चीन की दोनों तरफ से मजबूरी हो गई। एक तो भारतीय सैनिकों की मजबूती, भारतीय सरकार का एक मजबूत कदम, उसके अलावा इंटरनेशनल प्रेशर और अपने सैनिकों का गिरा हुआ मनोबल, जो मुझे लगता है, क्योंकि जो देश अपने सैनिकों का सम्मान नहीं कर रहा उसके सैनिक उसके लिए कहाँ लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे? तो इन सब मजबूरी में चीन को पीछे हटना पड़ रहा है। हो सकता है कि दोबारा तो से अभी भी तो नाराजगी हो सकती है। भारत दावा कर रहा है कि 40 चीन के सैनिक ढेर हुए हैं, तो चीन कह रहा है 4। क्या इस चीज को लेकर गलत मैसेज पूरे विश्व में और खास तौर के चीन के सैनिकों के बीच नहीं जा रहा है? एब्सोल्युटली, चीन के सैनिक, चीन की आम जनता, जैसा अभी उपाध्याय जी ने बताया कि चीन की कोई वॉलंटियर सेना नहीं है। हाँ। वहां जबरदस्ती उठा के, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी तो है नहीं। लेकिन जब तक वॉलंटियर होके न लड़ेगा वो दिल से नहीं लड़ेगा। और ऊपर से आपने जबरदस्ती उसको लड़ने के लिए वहां पे पहुंचा रखा है, ऊपर से उसको कुछ सम्मान भी नहीं मिल रहा है, उसके परिवार को सम्मान नहीं मिल रहा है। तो कौन ऐसा माता पिता होगा, कौन ऐसा जवान होगा जो उस देश के लिए, ऐसे कृतघ्न देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा? कोई भी नहीं लड़ेगा। तो ये चीन के लिए तो बहुत, मतलब चीन के सैनिकों के लिए। अच्छा त्यागी जी, क्या यही वजह है कि अभी हाल फिलहाल में जो खबर निकल कर सामने आई कि चीनी सैनिक अब पीछे हट रहे हैं, ये वजह मान लें? देखियो, नहीं, ये खाली एक वजह नहीं हो सकती। हाँ। किसी भी चीज की एक वजह नहीं होती है। देखिए, एक तो हमारे जैसे वो चीन को ये लग रहा था कि जैसे 1962 में भारतीय सेना को उसने हरा दिया था, उस तरह आज भी हरा सकता है। तो उस तरह से तो उसको दिख गया कि भारतीय सेना जो है अपनी सारे इक्विपमेंट के साथ सजग होकर वहां पे तैयार बैठी है। वहां के सारे कमांडर उसको लीड कर रहे हैं, सारी सरकार उसको सपोर्ट में है। तो उसको ये तो लगा नहीं कि इसको हरा सकते हैं। फिर उसको लगा कि सर्दियों के दिनों में शायद, क्योंकि चाइना जो है सो कॉल्ड अपने टेक्नोलॉजिकली हमसे थोड़ा सा एडवांस माना जाता है, तो उसको लगा कि टेक्नोलॉजी से हम आगे होने की वजह से सर्दियों में भारत जो है पीछे रह जाएगा और वो मजबूर हो जाएगा वहां से खाली करने के लिए। लेकिन उसको ये भी अंदाजा नहीं था कि हमने तो 1962 की लड़ाई कपड़े के कैनवास के जूतों में लड़ ली थी, और अब तो हमारे पास सारा कुछ इक्विपमेंट है और सरकार का सपोर्ट है। तो अब तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं होता। और दूसरे जो हमारे जो कमांडर्स की जो बैठक हुई है, उन कमांडर्स में जो उनको समझाया गया है या उनको जो भी बातें हुई है, मुझे लगता है कि चीन को ये समझ में आ गया है, अपनी गलती समझ में आ गई है, एंड जो उसका हल निकाला है कि भाई चलो, क्योंकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का अल्टीमेटली सॉल्यूशन जो है वो वार्ता से ही होता है। मैंने पहले भी कई बार आपके चैनल के माध्यम से गलती समझ आ गई है। हाँ, चीन को अपनी गलती समझ में आ गई है बस। लेकिन त्यागी जी, सवाल इस बात का है, चीन तो हर बार अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, लेकिन अपनी आदत से, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। तो क्या अभी भी भरोसा किया जाए? और जो होने वाली यहाँ पर राजनीति, राहुल गांधी ने कहा कि भारत कमजोर पड़ गया है, तो इन सारी चीजों को देखा जाए तो क्या चीन के आगे भारत कमजोर हो रहा है? देखिए फातिमा, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। और मैं ये कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो तो राहुल गांधी तो एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको तो ऐसी बात कहनी ही नहीं चाहिए। इससे हमारी सेना का मनोबल डाउन होता है, हमारी सेना की मतलब इंसल्ट होती है, मैं ये कहूंगा। क्योंकि जो समझौता किया गया है उसके लिए हमारे सीनियर कमांडर्स वहां पे मौजूद थे, उन्होंने सारी जो स्थिति को जानने के बाद ये समझौता किया है। तो ये कमजोर पड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। जहां हम इतने दिन बैठे इस तरीके की राजनीति अलग तरीके का प्रभाव डालती है जनता के बीच, तमाम विश्व में। तो जो घर की बात है, घर में सही तरीके से ही होनी चाहिए। आरपी उपाध्याय जी, जो राहुल गांधी या फिर विपक्षियों का सवाल जो उठता है यहाँ पर कि भारत कमजोर पड़ गया है चीन के सामने, तो ऐसे में इसको कैसे देखा जाए जब सारी तस्वीर पर नजर डाले? तो देखिए, विपक्ष को भी संयम बरतना चाहिए, और जब बात देश की हो फातिमा, तो देश सर्वोपरि है। देश है तो हम हैं, इस बात को समझना चाहिए। और इस तरह के बयान देना, इस तरह के सार्वजनिक बयान देना, कहीं ना कहीं जो भी दुश्मन देश है या पड़ोसी देश है, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं वो एक मजबूती में मानता है। और देखिए, इनके बयानों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी वो रखता है कि भी भारत के अंदर इस तरह का माहौल है, या वहाँ की जो विपक्षी पार्टी है
वो ये कर रही है तो वो बढ़त बनाने की कोशिश करता है। बिल्कुल, ये सोचने की जरूरत है कि आप राजनीति करिए, लेकिन देश से जुड़े मुद्दों पर इस तरह की राजनीति मैं नहीं समझता हूं कि कहीं भी जायज होती है। तो ऐसे बयानों से बिल्कुल बचा जाना चाहिए, और इस तरह के बयान शर्मनाक होते हैं। कहीं ना कहीं सेना के मनोबल पर भी उसका एक विपरीत, एक प्रतिकूल प्रभाव आता है। और देखिए, भारत एक मजबूत राष्ट्र है। कोरोना काल के बाद आप देखेंगे जिस तरीके से चाइना के खिलाफ पूरा विश्व लामबंद हुआ है, और उसी का परिणाम है कि वो अपने आप को बहुत अलग थलग महसूस कर रहा है। और उसका ही रीजन है कि जो एक महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा था, आर्थिक शक्ति, वो बिल्कुल एक मजबूती की स्थिति में था, तो ये भ्रम टूट रहा है उसका। और देखिए, उसे ये डर था कि जो इंडस्ट्रीज हैं चाइना के अंदर, जो प्रोडक्शन होता है जिसका वो एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो वहां से शिफ्ट होना चाहती थी। और शिफ्ट होने के नाते भारत एक बहुत बड़ा कहीं ना एक माकूल जगह थी जहां पर चाइना को डर था कि ये कंपनियां वहां जा सकती हैं। तो उसने उस तरह का एक माहौल क्रिएट किया जिससे विश्व पटल पर एक छवि जाए कि भी वहां युद्ध होने वाला है, तो जो कंपनियां हैं वो भारत की ओर रुख नहीं करें। देखिए, एक जब इस तरह का माहौल क्रिएट होता है, परिस्थितियां बनती है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो कई कारण थे। चाइना ने जिस तरीके से, देखिए, विस्तारवादी नीति किसी से छुपी नहीं है उसकी, और उस पर महान मूर्खता होगी। हिंदी चीनी भाई भाई कह के जिस तरीके से उसने भी पीठ में छुरा घोंपा, तो वो कोई भूला नहीं है। और किसी भी देश के साथ और कहीं भी वो जाता है तो वो उस देश के साथ कहीं ना कहीं धोखा करता है। चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान का आवाम भी चीन से परेशान है। यानी पड़ोसी देश जितने भी हैं वो अपनी बिसात चाहता है। म्यांमार में तख्ता पलट हो गया और वहां उनका हाथ, और उसको जस्टिफाई करना। नेपाल में जिस तरीके की माहौल क्रिएट करना भारत के खिलाफ। देखिए, उसे डर है कि भारत ही उसे इस क्षेत्र में टक्कर दे सकता है, बाकी कोई देश इतना मजबूत नहीं है। और भारत मजबूत स्थिति में है, और भारत जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, तो वो भारत जितना तरक्की करेगा चीन उतना कमजोर होगा। देखिए, उसका एक्सपोर्ट घटेगा, उसके आर्थिक नहीं तो क्या चीन अब क्या, मैं डिफेंस एक्सपर्ट त्यागी जी के पास जाऊंगी, नहीं तो क्या अब भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने लगी है? ये सिर्फ चीन की तरफ से हो रहा है या फिर भारत की तरफ से भी हो रहा है? देखिए, ये तो खैर दोनों तरफ की जो समझदारी से हुआ है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को टालने के लिए हमने बफर जोन बनाया, अपने अपने एरिया डिमार्केट किए कि हमारी सेना यहाँ से आगे नहीं जाएगी, उनकी सेना वहां से आगे नहीं आएगी। तो ये एक अच्छा कदम है, लेकिन जो एक बार गांठ पड़ जाती है वो कभी वापस से वो वाला जो संबंध है वो नहीं बन पाते। और इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम चाइना को जानते हैं 1962 से, क्या उससे पहले से जानते हैं, जब चीन ने तिब्बत के साथ धोखाधड़ी करी थी। उसके बावजूद भी हमने उसको सपोर्ट किया, लेकिन चीन ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। उसके बाद वो कभी म्यांमार में, कभी नेपाल में, जो इन हमारे पड़ोसी देशों को जिनसे हमारे सदा से राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, और हम मतलब एक तरह से एक ही उसमें माहौल में रहे हैं, उनको हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। तो चीन से वो वाली बात तो हम सोच ही नहीं सकते कि वो हमारा मित्र हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को टालने के लिए या आगे जो सेनाओं का टकराव टालने के लिए ठीक है, हम कोई भी समझौता करेंगे, लेकिन हम उस पर विश्वास कभी भी नहीं कर सकते, ना ही वो विश्वास योग्य देश है। तो इसलिए हमेशा हमारी सेना को, हमारी सरकार को सावधान रहने की आवश्यकता है, और हमें उनसे उतने ही ताल्लुकात रखने चाहिए और रखने होंगे जिनसे सिर्फ इस क्षेत्र में शांति बनी रहे। बाकी हमें अपना नहीं, जो सरकार ने सारी चीजें यहाँ पर प्रतिबंध लगा दी थी चीन के रिश्ते को लेकर, चाहे ऐप की बात हो, चाहे आर्थिक या व्यापार से जुड़ी बात हो, चाहे व्यवहार से जुड़ी बात हो, अब वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे क्या अमरदीप त्यागी जी? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उससे उतना ही संबंध रखें जितने की आवश्यकता है। हमें ना उनसे कोई बहुत ज्यादा व्यापार की आवश्यकता है, और जितना हम उनसे कम व्यापार करेंगे उतना ही हमारे यहाँ जो उन्नति होगी, हम अपना जो होम प्रोडक्शन है वो बढ़ाएंगे। अभी आप देखिए, कोरोना काल में हम 100 देशों को कोरोना की वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं। अदरवाइज कभी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि भारत जैसा देश कि वो इस तरह की वैक्सीन डेवलप करके हम सप्लाई कर पाएंगे।
तो ये तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम चीन के साथ कम से कम व्यापारिक संबंध रखें, कम से कम उनके साथ ताल्लुकात रखें। लेकिन वैसा रिश्ता तो नहीं बन सकता जहां तक बस जैसा पहले था। देखिए नहीं त्यागी जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आरपी उपाध्याय जी मैं आ रही हूँ इसी सवाल के साथ। बहुत बड़ी चूक थी। देखिए चीन और भारत सैनिक के बीच जो व्यवहारिक रिश्ता था वो गोली बंदूक वाला नहीं था, लेकिन जो गलवान की घाटी में हुआ वो एक ऐतिहासिक था। क्या पहले वाला, उससे पहले वाला रिश्ता बन सकता है आरपी उपाध्याय जी? देखिए रिश्तों में धीरे धीरे विश्वास बनता है और देखिए कोई भी देश नहीं चाहता कि भी पड़ोसी देश को दुश्मनी बना के रखी जाए बहुत लंबे समय तक। मान लीजिए ये गतिरोध नहीं टूटता तो दोनों तरफ की सेनाएं जिस तरीके से वहां डटी हुई थी तो वो किसी देश के फेवर में, और चीन भी युद्ध नहीं चाहता है। अगर चीन युद्ध चाहता तो वापस नहीं जाता। कहीं ना कहीं वो भी अपनी मजबूरियां समझता है कि ये एक आर्थिक शक्ति बनने की जो एक उसकी मंशा है, विश्व गुरु बनने की जो उसकी मंशा है, उस पर पानी फिरता है। और जब युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान चाइना को भी उठाना पड़ सकता था। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजिकल चीजों को उसने कैलकुलेट करने और या तो यूं कहे नुकसान भी उठाना पड़ा, चौतरफा घिरा भी चीन। खैर वक्त मेरे पास इतना ही है। आरपी उपाध्याय जी और अमरदीप त्यागी जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का डिबेट में कीमती वक्त दिया और शामिल